So hello students, today I will explain you further in the topic that was your triangle law of vector addition. तो major things that I have discussed उसमें तो मैंने कर ही लिया था. अब उसमें कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स मैं ऐड कर दूंगा and after that I will go for parallelogram law of vector addition. ये जो वेक्टर टॉपिक है आप देखते होंगे कि ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ाते हैं एंड वी डिस्कस इनिशियली फ्रॉम द 11th क्लास. एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये 12th क्लास का टॉपिक है. 12th क्लास में मैथ्स में आपका वेक्टर डिटेल में पढ़ाया जाता है. तो यहाँ पे हम लोग जो हमने लास्ट क्लास में किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसको डिटेल में फर्दर मैं ले जाऊंगा एक दो न्यूमेरिकल के साथ. तो जस्ट सी हाउ द न्यूमेरिकल्स आर, कैसे उसको करते हैं. तो सपोज यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मैं इसका एक ये ले लेता हूँ कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इसको फर्दर हम लोग कैसे करेंगे. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस थिंग आई हैव डिस्कस्ड. तो हमने यहाँ पे क्या बताया था, थोड़ा सा इसको रिकैप करेंगे. सी दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी. तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर सी. रिजल्टेंट इज वेक्टर सी और सी की वैल्यू क्या आती है आपके पास, ए प्लस बी. सी इज ए प्लस बी, दैट वी नो. और यहाँ पे हमने एक चीज बताई थी आपको कि ये जो वेक्टर ए और बी है तो इसका आपका हेड है पहले वेक्टर का, दूसरे वेक्टर का टेल है. तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का जब टेल होता है तो वी गो फॉर द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल. जब भी एंगल की बात आएगी कहीं आपको कंफ्यूजन आए तो ये ध्यान देना, पहले वेक्टर का हेड है दूसरे वेक्टर का टेल है तो विल टेक द एक्सटीरियर एंगल. दोनों वेक्टर के टेल जब रहते हैं तो वी टेक इंटीरियर एंगल. दोनों वेक्टर के हेड रहेंगे तो भी हम क्या लेंगे, इंटीरियर एंगल. तो यहाँ पे मैं कौन सा एंगल लूंगा, दिस इंटीरियर एंगल. तो आई हैव अज्यूम दिस साइड लेंथ स्मॉल ए, दिस साइड लेंथ स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. तो देयर आई हैव प्रोड्यूस्ड सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये रिजल्ट हम लोग निकाल चुके थे. सी स्क्वायर की वैल्यू रिजल्ट में थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल दिस हाफ एंड. इसी में अगर आपको याद हो जब हमने सी स्क्वायर की बात कही थी तो यहीं पे एक और केस निकाला था क्या कि परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर हियर, से इट इज 90 डिग्री यहाँ पे आ जाता है. तो आई हैव टेकन दिस लेंथ बी, तो ये वाला क्या आ जाता है आपका बी का साइन थीटा और बेस पार्ट ये जो आएगा आपका दैट इज बी का कॉस थीटा. ये टर्म बी साइन थीटा एंड दिस इज बी कॉस थीटा. तो अब आप इस ट्रायंगल को अगर देखो तो आई नेम इट ओ पी क्यू और यहां पे इसका नाम दे देता हूं मैं आर, ओ पी क्यू आर. तो देयर आई हैव सेड दैट द रिजल्टेंट आपका ओ क्यू स्क्वायर होगा, ओ क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. इस पाइथागोरस थ्योरम से दिस रिजल्ट आई हैव गॉट. ये तो हम लोग कर चुके हैं. यहां पे अगली बात आती थी tan अल्फा, कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर जो tan अल्फा एंगल बनाएगा तो देखिएगा दिस रिजल्टेंट C इज फॉर्मिंग एंगल अल्फा. हम इसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट आएगा tan अल्फा. तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर देखो दैट इज बी साइन थीटा और बेस की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल ए प्लस बी का कॉस थीटा. तो ये रिजल्ट आपका आता है फॉर सेकेंड इक्वेशन फॉर अल्फा, tan अल्फा. तो tan अल्फा इज फॉर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर और बेस में क्या करोगे आप, स्मॉल ये वाला पार्ट ले लिया, दूसरे का बी कॉस थीटा ले लिया. तो दिस रिजल्ट आल्सो वी हैव. और इसी में मैंने फर्दर एक केस लिया था, अगर ये अल्फा एंगल क्या बन जाए 90 डिग्री. तो अल्फा जब 90 डिग्री बनता है तो आप देखिए योर ट्रायंगल फॉर्मेशन गोज लाइक दिस. से इट इज वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी है, दिस आर द टू वेक्टर्स. तो रिजल्टेंट इज सी. अल्फा 90 डिग्री में आप देखो ये अल्फा 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज अल्फा 90 डिग्री. और यहां पे मैं क्या करूंगा, इसका एंगल ये देखोगे थीटा, तो दिस थीटा इज मोर देन 90 डिग्री. तो सी वेक्टर ऐसे भी आ सकता है. तो सी की वैल्यू हमने क्या लिखी यहाँ पे ए प्लस बी. तो अल्फा 90 डिग्री पे कंडीशन क्या आती है आप जानते हो, tan 90 इज इंफिनिटी. व्हेन tan 90 इज इंफिनिटी तो वी नो दिस कॉन्सेप्ट. तो मैं यहाँ पे एक चीज क्या कहूंगा, देखोगे tan 90 इंफिनिटी है, वी नो दिस थिंग. देखिएगा मैं कह रहा हूं tan 90
की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका जो बेस होगा वो 0 हो जाना चाहिए, मतलब बेस जो इसका पार्ट आएगा ट्रायंगल का, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा, दैट शुड बी मेड एज 0, ये 0 हो जाएगा जब भी आपका, क्योंकि अल्फा देखो 90 डिग्री आ रहा है, तो बेस है ही नहीं इसमें, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट साइड ए, तो बेस पार्ट 0 करने के लिए हम क्या कहेंगे, दिस इज द बेस पार्ट, तो इसको मैं 0 कर लूंगा, तो क्या कहूंगा, ए प्लस बी कॉस थीटा इज 0, हेंस कॉस थीटा वैल्यू इज माइनस ऑफ ए अपॉन बी। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब भी अल्फा 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ ए अपॉन बी। तो दिस फॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको भी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। आई थिंक वी आर क्लियर। तो ये सारी बात को हम लोग क्वेश्चंस में कैसे ले जाते हैं और यूज कैसे करते हैं उसको मैं 1 बाई 1 डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो पहले इसको करता हूं कि सी स्क्वायर पे हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन लिए थे, उसी में एक ऐड करूंगा, थोड़ा देखो कैसे आता है, जस्ट सी। तो मेरा क्वेश्चन फॉर द ट्रायंगल ऑफ एक है, जा देखिए, सपोज आई से इन ए ट्रायंगल वी हैव दिस वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी है, रिजल्टेंट इज सी, इट इज सी, सी की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, ए प्लस बी होगी। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस ट्रायंगल, ये एंगल थीटा था। नाउ इफ वेक्टर बी इज डबल्ड, वेक्टर बी को मैं क्या कर दूं, डबल कर देता हूं। नाउ यू सी वेक्टर बी इज डबल्ड, अगर मैं वेक्टर बी में एक और वेक्टर बी ऐसे जोड़ देता हूं, वेक्टर बी इज डबल्ड, तो मेरा जो नया रिजल्टेंट आएगा, दिस इज द न्यू रिजल्टेंट, आप देखिए, दिस रिजल्टेंट इज सी डैश, सी डैश की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस 2b। देखो सी डैश की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a प्लस 2b। अगर मैंने वेक्टर b को डबल कर दिया तो नया रिजल्टेंट इज सी डैश विच इज a प्लस 2b। तो मेरा क्वेश्चन यही है, पहले ट्रायंगल मेरा ये था ए बी सी वाला, बाद में a प्लस 2b इक्वल टू सी डैश है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा, इन और ट्रायंगल ए बी सी वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इट इज योर वेक्टर c, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज, नेक्स्ट जो ट्रायंगल मैं ले रहा हूं तो उसमें देखिएगा, उसमें मैं क्या कर रहा हूं कि अगला, जैसे मान लो ए बी सी था, तो इसमें अगला मैं करूंगा ट्रायंगल ए बी सी डैश वाली बात आ गई। इन सी डैश व्हाट हैपेंस, ए प्लस 2b इक्वल टू सी डैश, इट इज द सेकेंड इक्वेशन। यहां बस ये साइड क्या हो गई, डबल हो गई। तो व्हाट हैपेंड, द रिजल्ट इज दैट स्मॉल सी, एक आपका टर्म है, यहाँ पे सी डैश है, तो अब आपका जो सी डैश की जो लेंथ आ रही है वो 2c हो रही है। सी डैश की जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड साइड रिजल्टेंट ट्रायंगल, इट इज डबल ऑफ इनिशियल सी। इसका मैग्नीट्यूड आप स्मॉल सी लीजिए, इसका स्मॉल बी लीजिए, इसका स्मॉल ए बी सी, लाइक दैट ना। तो ये जो सी डैश आया, तो सी डैश का मैग्नीट्यूड डबल ऑफ सी है। तो दिस फॉर्मेशन इज हियर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज एंगल थीटा, तो इसमें थीटा एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज कॉस थीटा। तो कौन बच्चा इसको सोच सकता है, बता सकता है। तो आपके दो ट्रायंगल फॉर्मेशन है, तो हमारे पास देखो जस्ट वही पुराना जो रिजल्ट है उसी को ध्यान में रखना है, क्या कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्ट हम लोग एक ट्रायंगल में पा चुके थे। इसी में मैं दूसरे पार्ट की बात करूंगा कि सी डैश स्क्वायर, सी डैश का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ये 2b हो जाएगा क्योंकि डबल हो गया, का होल स्क्वायर प्लस 4ab कॉस थीटा। रिजल्ट रिमेन सेम, मतलब कि एंगल रिमेन सेम। अब इन दोनों से आप दो इक्वेशन से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो एक आइडिया कैसे बनाएंगे, हाउ वी कैन गो, तो थोड़ा सा इन क्वेश्चन इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो। ऑल ऑफ यू थोड़ा सा इस पर थॉट दे सकते हैं कि मैं कैसे करूं। तो मेरे पास एक आइडिया क्या है कि अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को देखूं तो आप क्या कर सकते हो, इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई एक क्वेश्चन को इक्वेट कर दो। मीनिंग दैट मैं जो आपका पहला इक्वेशन है और ये जो दूसरा है, इसमें सी डैश स्क्वायर को मैं 2c का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, फिर डबल है तो ये क्या आ गया 4c स्क्वायर, इट इज 4c स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपकी 4c स्क्वायर आ गई।
पहले वाले में क्या थी, सी स्क्वायर थी। अगर मैं थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इन्वॉल्व करूं तो ये आई विल मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन बाई 4 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड आई विल कंपेयर विद द सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन देखो यहाँ पे सी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट देखो क्या आ गया आपके पास, 4c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, देखो 4 सॉरी a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab cos थीटा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ 4c स्क्वायर पहले वाले को। सेकेंड इक्वेशन हाउ इट विल गेट, देखो ये तो पहला क्वेश्चन को मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया विद द 4। सेकेंड वन यू सी 4c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस, ये तो मैंने रिटेन कर रहा हूँ सेम, इट इज 4ab cos थीटा। इन दो इक्वेशन को यूज करते हुए नाउ यू कैन इजिली सी एंड सॉल्व कर सकते हो आप। तो जस्ट सी, अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही कर देता हूँ या इक्वेट करते हो वैल्यू को तो जस्ट टी, तो अब आप क्या कर लोगे, यहाँ पे दिस टू इक्वेशंस या तो आप सब्ट्रैक्ट करना तो ये वैल्यू माइनस हो गई, यहाँ भी माइनस माइनस माइनस, ऑल रिजल्ट हैपेंड। तो ये क्या होगा, 0 इक्वल टू देखो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट इज 3a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4ab cos थीटा, ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है। अब इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक और पार्ट था क्या कि a अपॉन b, इसमें एक पार्ट और दिया था कि a अपॉन b का जो रेशियो है दैट इज 2/3, इट इज ऑल्सो गिवन। क्वेश्चन का ये भी पार्ट है कि a अपॉन b का रेशियो क्या था, 2/3, इट वॉज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा। a अपॉन b को 2/3 रख सकते हो आप, ये दो डेटा के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आप कह सकते हो यहाँ पे कि a अपॉन, इफ आई पुट a अपॉन b एस 2/3, तो इसको एक क्वेश्चन में पुट करेंगे, लेट अस सी, तो व्हाट आई विल गेट, जस्ट सी। तो यहाँ हो गया आपका माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4ab cos थीटा, तो वन ऑफ द a गॉट कैंसिल्ड। तो अब देखिए माइनस 3/4 इंटू क्या गया आपके पास, a अपॉन b विच इज cos थीटा। अब आप a अपॉन b को क्या डाल सकते हो, 2/3, बिकॉज इट वॉज द गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप देखिए cos थीटा वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 3/4, ये क्या आ गया 2/3। सॉल्व करो इसको, देखो तो व्हाट यू विल गेट, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस हाफ। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या आ गया, cos थीटा इज माइनस हाफ। तो यहां से आप क्या कहोगे, cos थीटा वैल्यू इज माइनस ऑफ हाफ। माइनस हाफ मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री। तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या था, कंडीशन कैसे देखनी थी, मतलब बेसिकली इट वाज इन्वॉल्विंग द टू इक्वेशंस एंड सम बेसिक मैथ। तो लेकिन ये प्रीवियस ईयर IIT वगैरह में आया हुआ है क्वेश्चन, तो कैसे आया था, क्या इसमें जरूरत थी, बस छोटी छोटी बातें हैं, उसको ध्यान रखना है। तो जो बच्चा इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा पाएगा, कर पाएगा, तो हो जाता है, ठीक है। तो दैट वाज दिस फॉर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके बाद हमने वेक्टर एडिशन के केसेस तो कर लिए, मैं ट्रायंगल लॉ में उधर भी मैंने बताया था। नाउ विल गो फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है तो वो रिजल्ट फॉर्मेशन कैसे आएगी, ऑल दैट वी कैन सी। तो पहले मैं इसको ट्रायंगल लॉ से ही करूंगा, फिर हम अगले मेथड पे भी जा सकते हैं, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो इसमें मैं अब इस पेज को चेंज करूंगा एंड विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन। तो अगला देखिएगा, आई विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स एज पर द ट्रायंगल लॉ कैसे होगा वो भी हम लोग देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन तो देखो इसमें कुछ ज्यादा ऐसी बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान लो हमने जो पहले केस किया था, से आई वॉज हैविंग दिस साइड ए, इट इज बी, आपके पास थर्ड साइड आ गई सी, सी वॉज वॉट, ए प्लस बी, सी की वैल्यू क्या थी आपकी, ए प्लस बी थी, एंड दिस एंगल वॉज थीटा, दिस एंगल वॉज थीटा। नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे अब सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम ए तो कर चुके हैं, ए प्लस बी इज वेक्टर सी, दिस वी हैव डन। अब सब्ट्रैक्शन में जाओ तो माइनस बी करो,
तो माइनस बी जब हम करेंगे तो दैट रिजल्ट आउटपुट हाउ इट कैन हैपन दैट वी हैव टू सी। देखो माइनस ऑफ वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव आ गया तो इस साइड में आ जाएगा, इट इज माइनस बी। देखिए वो बी था तो इधर क्या आ गया, माइनस बी आ गया। तो नेगेटिव एडिशन ऑफ द साइड मतलब ए में मैं दूसरा वेक्टर जो लिखा वो माइनस ऑफ बी लिख दो बस, तो ये क्या आ जाएगा, सी डैश आ जाएगा। तो हमको सी डैश के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में देखना है। तो नथिंग ग्रेट, बस बी को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो आप जानते हो टोटल एंगल तो 180 है, तो दिस रिमेनिंग एंगल इज 180 माइनस थीटा। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। हैंस द रिजल्टेंट साइड इज दिस, इट इज सी डैश। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सी डैश। तो सी डैश की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस ऑफ बी। तो ए माइनस बी जो आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, सी डैश। इसके बारे में हम लोग कह पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज सी डैश। तो सी डैश का रिजल्टेंट भी हम लोग देख पाएंगे। सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द एंगल इन द प्लेस ऑफ थीटा, इट इज 180 माइनस थीटा। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं फिर से पूरा डिराइव नहीं करूंगा, सिमिलर पैटर्न पे आई विल राइट द रिजल्ट, सी डैश का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। दिस आई विल पुट सी डैश का, इसकी लेंथ जो आएगी वो क्या आएगी, टिल दिस, क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेंथ मैं लिखता हूँ सी डैश, समझ रहे। अब देखिए अगर मैं सी डैश को ऐसे ले जाता हूँ तो व्हाट नेक्स्ट कैन आई डू, तो सी डैश का स्क्वायर इसका तो देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, जानते हैं आप, इट इज माइनस थीटा, बिकॉज दिस एंगल विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो cos 180 माइनस थीटा को मैं क्या लिख दिया, माइनस कॉस थीटा। आई थिंक इट इज फाइन। अब इसको देखिएगा तो सी डैश की जो लेंथ मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में जो लेंथ आएगी वहां पे 2ab कॉस थीटा होता था, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये टर्म आपका यहाँ पे क्या जा रहा है, माइनस 2ab कॉस थीटा, इसको ध्यान देना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस यही फर्क डालेगा और रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर सेम, पैटर्न इज सेम। तो इस सी डैश की लेंथ भी हम किसी ट्रायंगल में बना सकते हैं, उसका रिजल्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया इस पे, हाउ वी मेक द क्वेश्चंस, इस पे जिसका सही रिजल्ट आए। तो सब्ट्रैक्शन में सिंपली अगर मैं मान लेता हूँ इन और ट्रायंगल ABC जो मेरे पास है, एक्शन A प्लस B इज C एंड A प्लस नेगेटिव ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर B इक्वल टू C डैश। तो दीज आर द टू इक्वेशंस, एक एडिशन का एक सब्ट्रैक्शन का है। अब इसमें क्वेश्चंस आप कुछ ले सकते हो, सम ऑफ द क्वेश्चन दैट आई कैन से, पहला मान लो इसका A पार्ट, फॉर theta equal to 60 degree and small a I put as 3, small b as 5. तो what we have to see, C and C dash। तो दोनों वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। Simply you will put in the equation and get the result। दूसरा इक्वेशन भी कर लेना इसमें, क्या अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे दिस एंगल थीटा इज 37 डिग्री, थीटा इज 37 डिग्री, सेम रिजल्ट पे आप फिर से C और C डैश का रिजल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, करेक्ट। थर्ड केस ले लेना यहाँ पे cos 37, आप ध्यान देना cos 37 डिग्री इज नियरली 4/5, इसको आप यूज कर सकते हो। थर्ड केस इफ आई से यहाँ पे देखिएगा इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री जब करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, ए और बी जब दो वेक्टर्स होंगे एंड थीटा इज 90 डिग्री। जब भी थीटा 90 डिग्री होगा तो आपका C और C डैश के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे। Whenever theta is 90 degree, the magnitude of C and C dash they are same। इसको मैं प्रूव कर दूंगा। तो आई थिंक दिस पार्ट क्वेश्चन में यहां तक जो लिया गया, ये दो पार्ट तो मैंने ऐसे दे दिया कि आप जनरल अप्रोच में क्वेश्चन कर सकते हो। थर्ड वन आई विल प्रूव कि हाउ C and C dash they are equal। तो मैं इसका पेज चेंज करूंगा और देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। तो आई एम गोइंग टू चेंज दिस पेज। सी अब इसमें
मैं कह रहा हूं कि इफ सी इक्वल टू सी डैश, तो इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं कि सी और सी डैश की वैल्यू क्या जा रही है, सेम हो जा रही है। मतलब क्या होगा, देखिए इसके स्क्वायर भी सेम होंगे, मतलब सी स्क्वायर और सी डैश स्क्वायर भी सेम होंगे। हेंस आई कैन से व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये बात भी सही होगी। नाउ इफ यू कंपेयर एंड सी द रिजल्ट्स, व्हाट आई विल से, देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड में कॉमन है, हट गए। आई विल टेक दिस ऑन दिस साइड, तो क्या आ गया 4ab कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। ए और बी तो 0 थे नहीं, वहां वैल्यू डाल दी गई थी, दे हैव द सर्टेन वैल्यूज। तो ए और बी 0 है तो कॉस थीटा 0 हो गया। दिस इंप्लाइज थीटा इज 90 डिग्री, बिकॉज कॉस थीटा जो हो गया यहाँ पे आप देखिएगा, कॉस थीटा में ये कॉस 90 जब होता है तभी ये वैल्यू क्या होती है 0। तो थीटा एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो कौन सा केस बन गया ये, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसे मान सकते हो कि सपोज ऐसे दिस वाज द वेक्टर ए, इसका जो इंटरप्रिटेशन देखिए, दिस वाज वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट इज सी। तो सी इक्वल टू क्या बन गया आपका ए प्लस बी। तो दूसरा केस मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, अगर हमने माइनस बी किया, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया पास, इस 90 डिग्री हमने यहाँ पे प्रूव किया है। तो जो बी डैश होगा, बी डैश मेरा नीचे आ गया, देखो माइनस बी इधर आ गया। तो अगर ये नीचे आ रहा तो दिस एंगल इज अगेन थीटा 90 डिग्री, और ये रिजल्टेंट आपका आ गया सी डैश, सी डैश। तो सी डैश की वैल्यू मैं क्या लिख रहा हूँ, ए माइनस बी, और इसका मैग्नीट्यूड जो स्मॉल सी डैश, इसका स्मॉल सी और सी डैश क्या बन जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो हमेशा इस चीज का हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि वेन एवर थीटा इज 90 डिग्री तो रिजल्ट फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों केस थे हमारे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और उसमें हमने ट्रायंगल लॉ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोथ द रिजल्ट्स आई हैव डन। इसके क्वेश्चंस आपको क्यों रिक्वायर्ड होता है, वेक्टर्स के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं इतना, बिकॉज इन ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, जहाँ का भी आप देखोगे तो 11th में या 12th में चैप्टर्स में शुरू से ही वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। हम मोशन इन 1 डायमेंशन नहीं पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, तुरंत उसमें डायरेक्शन की बात आती है। तो डायरेक्शन को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना जरूरी है, दैट वी शुड कीप इन माइंड। तो ये एक आपका फॉर्मेशन था कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसे हम लोग गए, करेक्ट। अब इसके बाद जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने ये बात बता दी, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसमें रिलेट करता हूं मैं कि मान लो मेरे पास ए और बी जब होते हैं ना वेक्टर, तो मैंने क्या कह दिया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में देखोगा, ये अगर वेक्टर मेरे पास ए है, एक ध्यान देना, और दूसरा वेक्टर ध्यान दीजिएगा, इफ आई सी दिस वेक्टर इज सी डैश, इसको मैं सी डैश मान लेता हूं, थोड़ा ध्यान देना, ये वेक्टर सी है। तो अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा मेरा बी वेक्टर कैसा हो, समझे। तो मैं इस यहां पे ध्यान दूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा वेक्टर कोई, जैसे यहां पे देखो इस वेक्टर से दूर जाए, इस वेक्टर को ज्वाइन कर दो, दोनों के हेड को ज्वाइन करता हुआ लाइन हो, तो कभी आपको थीटा एंगल ऐसे ही मिल सकता है, एंड दीज टू वेक्टर्स आर लाइक दिस। तो आप ध्यान है हेड टू हेड ज्वाइनिंग वेक्टर जो होता है, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्शन। वेक्टर ज्वाइनिंग हेड ऑफ वन वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं सी डैश कह रहा हूं तो सी डैश से ये मान लो क्या हो गया, ये और ए के बीच में, तो मान लो मैं इसको ऐसे लिख दिया कुछ रिजल्ट लाइक दिस। तो ये आप ध्यान देना, ये जो वेक्टर आ गया इससे दूर गया और इसके पास जा रहा है, तो ये वाली जो बात होगी, तो जिससे दूर जाएगा उसके साथ क्या हो जाता है नेगेटिव, और जिसके पास जाता है उसका क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो अगर मैं ए और सी डैश लिख रहा हूं तो इसको मान लो वेक्टर बी लिख दिया, तो वेक्टर बी जानते हो क्या होगा, वेक्टर बी जो होगा, किससे हम दूर गए ए से, किसके पास गए सी डैश के, तो जिससे दूर जाते हैं उसका निगेटिव करो, तो क्या हो जाएगा सी डैश माइनस, जिससे दूर गए, तो किससे दूर गए हम लोग, ए से दूर गए, ए से दूर गए तो ए डैश, सॉरी ये हम लिखेंगे जिससे दूर गए उसका निगेटिव, तो मतलब जिसके पास गए उसका पॉजिटिव, तो सी डैश माइनस ए डैश। तो सी डैश माइनस ए डैश हम लोग ऐसा ले सकते हैं।
तो व्हाट आई विल से, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर बी मेरे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, इट इज सी डैश माइनस ई। अब आप इसको अगर ट्रायंगल लॉ से देखो तो भी बात सही है। आप देखिए यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, वेक्टर ए, आप इधर इसको ले आइए तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सी डैश, ये तो हम पढ़े ही थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी डैश। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि वेक्टर ए वेक्टर सी डैश माइनस वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर सी डैश माइनस वेक्टर ए, ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बी आ गई। तो ये एक फॉर्मेशन भी याद रखना, जिसके हेड से दूर जाएंगे उसका निगेटिव, जिसके हेड के पास जाएंगे उसका क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो एक तरीका है कभी भी ट्रायंगल लॉ में इसको अप्लाई कर लेना। ऐसे ही एक और पैटर्न बनता है कि मान लो हमने दो वेक्टर्स ऐसे कर लिए, दे आर लाइक दिस, सपोज दिस इज वेक्टर ए और इट इज वेक्टर बी, दिस टू वेक्टर्स आर लाइक दिस। अब दोनों के हेड हेड की बात हो रही है, जब दोनों के हेड हेड की बात हो रही है तब हम क्या कर सकते हैं, सॉरी टेल टेल, हेड हेड मैच करके टेल टेल ऐसे है, तो जिसके टेल से दूर जाओगे उसका प्लस और जिसके टेल के पास जाओगे उसका माइनस। तो आप देखिए अगर मैं कह देता हूं कि इसके टेल से आप दूर जा रहे हो, ए वाले टेल से दूर जा रहे हो, इधर आ रहे हो, तो जिसके टेल से दूर जाओ उसको क्या कर लो आप, प्लस, जिसके टेल के पास जाओ उसको कर लो माइनस। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया कोई सी डैश। तो मैं क्या कहूँगा, सी डैश की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, जिसके टेल से दूर गए तो ए वेक्टर ए, जिसके पास गए वो माइनस बी, ये चीज आ गई। अब आप खुद देखो, मैं यहाँ पे सी डैश प्लस बी करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो सी डैश प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ए। तो ये भी एक रिजल्ट फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो कई बार ट्रायंगल लॉ में थोड़ा सा ऐसे बन जाए, मालूम कि को इनिशियल वेक्टर्स हो गए या को टर्मिनल वेक्टर्स हो गए, तो आप हमेशा ध्यान देना जिसके हेड से दूर जाओगे उसका माइनस। हेड टू हेड ज्वाइनिंग वेक्टर्स, टेल टू टेल ज्वाइनिंग वेक्टर्स, दे विल ऑलवेज बी सब्ट्रैक्शन ऑफ पार्टिसिपेटिंग वेक्टर्स। तो किसका नेगेटिव किसका पॉजिटिव वो वैल्यू भी हम लोग देख सकते हैं। एक आइडिया है, नथिंग ग्रेट, इसमें बस हम इसको ट्रायंगल लॉ से फिर से प्रूव ही तो कर रहे हैं, ए प्लस बी सी। अब देखो ए प्लस बी इक्वल टू सी डैश, या दूसरे वाले में मैंने प्रूव कर दिया, देखिए क्या कर रहा हूं, सी डैश प्लस बी इक्वल टू ए। तो ये सारी फॉर्मेशंस रिजल्ट हम लोग बना सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको भी ले सकते हैं। आई थिंक इट इज करेक्ट टिल नाउ। तो इसकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी हम लोग कई बार यूज कर लेंगे। तो इस वाज फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और अगली उसके पहले हमने क्या किया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके बियॉन्ड हम अगला क्या कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप देखोगे तो उसमें कुछ अलग से नई कोई बात नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ में हम वहां पे सिंपली दो ट्रायंगल लॉ की बात कर सकते हैं। तो अगला आप यहां पे टॉपिक देखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां के फॉर्मेशन में इवन सब्ट्रैक्शन भी मैं देख लूंगा साइमल्टेनियसली, आई विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन पार्ट आल्सो। तो दोनों को हम लोग डिटेल में देख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, थोड़ा उसको भी देखिए, हाउ डज इट हैपन इफ द टू वेक्टर्स आर द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब देखो दोनों को मैं को इनिशियल बना दिया। व्हेन द टेल टेल मैच दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, और इनके बीच का ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। इफ ए एंड बी आर द को इनिशियल वेक्टर्स, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, तो देखो ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, पहले इससे पैरेललोग्राम बनाओ आप। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो आप देखिए दिस वेक्टर बी, तो दिस इज ऑल्सो योर वेक्टर बी ना, ये बी है तो ये बी है, ये ए है तो ये भी क्या होगा हमारा वेक्टर ए हो गया। ए और बी वेक्टर देखिए तो ये बी प्लस ए और ए प्लस बी, ऐसे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। व्हाट दे आर फॉर्मिंग दिस ट्रायंगल। तो अब देखो इनके बीच का एंगल थीटा ऐसे, मैं भी बताया था, जब दोनों के टेल टेल मैच करें तो थीटा एंगल ऐसे लिया जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ में, इफ ए एंड बी आर द टू adjacent sides of parallelogram, adjacent sides of parallelogram। अगर a और b ये दो adjacent sides of parallelogram है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा
रिजल्टेंट ऑफ द ए एंड बी इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, इट इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट, देयर रिजल्टेंट इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो उनका जो रिजल्टेंट है वो वन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। कोई रिजल्टेंट मतलब यहाँ क्या होगा, सम, आई एम टॉकिंग अबाउट सम। रिजल्टेंट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, सम। तो उनका जो रिजल्टेंट सम होगा हमेशा वन ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा। देखो कैसे, मान लो मैं कहता हूँ ओ पी क्यू आर, दे आर दी, इट इज ए पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम में आप लोअर साइड में एक ट्रायंगल लोगे ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। देखो ट्रायंगल ओ पी क्यू है, नीचे बनेगा ना पैरेललोग्राम में, ये ट्रायंगल बन गया ओ पी क्यू। तो मैं क्या कहूंगा, ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू, द रिजल्टेंट इज ओ क्यू। तो ये फॉर्मेशन आपको आ रही है। देखो एज पर द ट्रायंगल लॉ, लोअर हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज ट्रायंगल, तो ओ पी प्लस पी क्यू इज ओ क्यू। तो मैं यहाँ पे इसको कह पाऊंगा क्या, अब आप देखिए, दिस वेक्टर ए, वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर सी, सी सी और ए प्लस बी, ये आ गया। और ये जो थीटा एंगल था तो आप ऐसे भी देख सकते हो, दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो इस ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम में ये रिजल्ट आपका अब बन जाएगा। और अगली बात यहाँ पे क्या होगी, दिस साइड इट इज अल्फा, रिजल्टेंट इज फॉर्मिंग एंगल अल्फा। तो मैं पहले जो प्रूव किया था, देखोगे अल्फा तो डायगोनल है, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन थीटा, वो थीटा से बड़ा नहीं होगा, बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है। तो कभी भी अल्फा थीटा से बड़ा नहीं होगा, ये यहाँ से प्रूव होता है। शायद ट्रायंगल लॉ में उतना अच्छा नहीं कह पा रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल दिख रहा है कि ये बीच में से जा रहा है, तो इसलिए अल्फा इज लेस देन थीटा। तो ये फॉर्मेशन आपको बनेगी। और फिर से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये वाली बात तो होगी ही होगी। और फिर से tan अल्फा की बात वैसे ही कर लोगे, tan अल्फा इज योर b साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। तो कुछ और नहीं, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ में मैंने उसके डायगोनल को ही क्या बता दिया, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल है, वन ऑफ द डायगोनल इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वही डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे कह पा रहे हैं। यहां से एक बड़ी अच्छी चीज क्या प्रूव होती है कि मैं यहां पे इसी डायगोनल को दूसरे का भी पार्ट बना सकता हूं। आई एम टॉकिंग फॉर दिस पैरेललोग्राम, तो आई कैन आल्सो से ऊपर का ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, ट्रायंगल ओ आर क्यू देखो, तो मैं क्या कह लूंगा, ओ आर प्लस आर क्यू का जो सम हो गया क्या होगा, फिर से ओ क्यू आ गया। यहां पर ओ पी प्लस पी क्यू इज ओ क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू इज ओ क्यू। तो मैं ओ आर की बात क्या कहूँ, ओ आर इज वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर ए इज अगेन वेक्टर सी। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर सी, ये सेकंड यहां से भी आ गया। आप यहां पे देखो तो ये तो बात थी ही थी, यहां पे अगर देखते हो तो ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, ए प्लस बी इक्वल टू सी, दिस वी नो। अब 1 और 2 यहां पे क्या प्रूव कर रहे हैं, देखिए a प्लस बी सी और b प्लस a इज सी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं a प्लस बी इज ऑल्सो सी, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या प्रूव करें, a प्लस बी और b प्लस ए दोनों लोग क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से मैं कह दूंगा कि दिस a प्लस बी इटसेल्फ इज प्रूविंग टू बी इक्वल टू b प्लस ए। a प्लस बी b प्लस ए के क्या है, बराबर है। ये कौन सा लॉ होता है, जहां पे a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, तो दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात को हम लोग यहां पे बिल्कुल प्रिसाइसली बता पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं कि a प्लस बी से c बन रहा है और b प्लस ए से भी c ही बनेगा। तो दिस c इज ऑल्सो इक्वल टू b प्लस ए। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात यहां पे मैंने दो ट्रायंगल के फॉर्मेशन से भी कर दिया। बस इसमें एक एडिशनल फीचर मैंने क्या प्रूव कर पाया कि a प्लस बी और b प्लस ए
का रिजल्टेंट क्या होता है, सेम होता है। दैट वे वी कैन गेट द सिग्निफिकेंस। अदरवाइज समटाइम क्वेश्चंस में पैलोग्राम की फॉर्मेशन में वेक्टर होंगे तो डायगोनल ऑफ पैलोग्राम को आप ऐसे बना सकते हो, तो वो भी एक रिजल्ट आया। तो बेसिक थ्योरी फॉर पैलोग्राम लॉ एडिशन में ये बात थी। अब व्हाट फॉर द सेकेंड डायगोनल? पहला डायगोनल तो आपका सम हो गया, तो किसी पैलोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, हमेशा ध्यान देना पहला डायगोनल सम हो रहा है तो सेकेंड डायगोनल विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो उसको भी मैं प्रूव करता हूं यहाँ पे कि सेकेंड जो डायगोनल है वो सब्ट्रैक्शन में कैसे जाएगा। करेक्ट, जस्ट सी। तो फिर से इस पैलोग्राम लॉ में, पैलोग्राम लॉ को ही मैं थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करूंगा कि सब्ट्रैक्शन की बात कैसे की जाए। तो अब आप देखिए, अगेन द टू साइड्स, इट इज वेक्टर ए, इट इज वेक्टर बी, और मैंने ये फॉर्मेशन कर लिया। तो देखिए ये हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर ए आ गया। तो रिजल्टेंट पहले तो मैं प्रूव कर चुका था कि ये डायगोनल जो था, इफ वन ऑफ द डायगोनल इज ए प्लस बी। तो सेकंड डायगोनल में देखो बात क्या हो रही है। सेकंड डायगोनल में अभी जो हमने डिस्कस किया था कि सेकंड डायगोनल में हम जा रहे हैं क्या, हेड टू हेड, हेड टू हेड जा रहे हैं। तो हेड टू हेड हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। जिसके हेड से दूर जाओगे उसका क्या हो जाएगा, माइनस। जिसके हेड के पास जाओगे उसका क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल इसको ऐसे बनाऊंगा और ऐसे ले जाता हूं। देखो तो ए बी और इसको मान लेता हूं सी डैश। तो सी डैश देखो मेरे पास क्या आ गया, बी प्लस सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं बी प्लस सी डैश इक्वल टू वेक्टर ए। देखो बी में सी डैश को मैं जोड़ दिया तो मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर ए आ गया। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, सी डैश की वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। जस्ट सी, तो सी डैश इज द थर्ड साइड और ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ऐसे आ गया। तो आप देखोगे सेकेंड डायगोनल ऑफ पैलोग्राम जो आ रहा है सी डैश, ये क्या हो गया, ए माइनस बी। अब थोड़ी सी बात होगी यहां पे ध्यान देना, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि अगर मैं इसके हेड से उधर भी जा सकता था, मैं सेकेंड पार्ट ऐसे भी तो बना सकता था, आई कुड हैव गॉन लाइक दिस। तो मेरा एक ये वाली बात जो होती, अब मैं किससे दूर जा रहा हूं, ए से दूर जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस सी डैश, क्योंकि अब मैं इससे दूर गया। तो मैं यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकता था कि अगर मैं कम्यूटेटिव वाली बात को सही नहीं कर पा रहा कैसे वो दिखा रहा हूं, तो देखिएगा आई विल सी ए डैश सॉरी वेक्टर ए माइनस ऑफ सी डैश इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर बी, क्योंकि ये माइनस ऑफ सी डैश बनेगा। तो अब आप देख सकते हो यहां पे फर्दर मैं कहूंगा ए माइनस बी एंड दैट इज योर सी डैश। उस बात को ये प्रूफ कर पा रहा। तो अगर यहां से लिखोगे तो माइनस सी डैश, उधर से लिखोगे तो सी डैश। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए माइनस बी जो था आपका यहां पे देखो ये वाली तो सी डैश आ गई, लेकिन मैं इस वाले डैश में क्या दिखा दिया, माइनस सी डैश, रिवर्स। तो आप हमेशा ध्यान देना ए माइनस बी जब होगा, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए, ये पार्ट आपको मिलेगा। तो ए माइनस बी जो था आपका, ये जो टर्म था ये क्या गया था, सी डैश, क्लियर। और अगर बी माइनस ए कर दो तो बी माइनस ए जब करोगे तो आप इसमें माइनस ऑफ सी डैश वाली बात ये कह सकते हो, माइनस ऑफ सी डैश, करेक्ट। तो ये पार्ट थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये क्या प्रूव करता है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए माइनस बी निगेटिव और बी माइनस सी वाली बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसका भी फॉर्मेशन कहीं पे आपको कैसे लिख देना है, या सी डैश और माइनस सी डैश को आप ऐसे कुछ लिख दो, डबल डैश कह सकते हो, नहीं क्योंकि हमने दोनों का प्रूव कर रहे हैं तो इसको आप सी डबल डैश कर दो लाइक दैट। तो यहां पे मैं इसको डबल डैश कर दे रहा हूं, ठीक है जी। तो ये पैटर्न आपको कहीं पे भी मिल सकता है। तो वो नॉट कम्यूटेटिव में जिसके हेड से दूर जाओगे उसका बस क्या कर देना, नेगेटिव, ऑल इट इज ना। तो यहाँ पे सेकंड डायगोनल ऑफ पैलोग्राम, दोनों डायगोनल ऑफ पैलोग्राम की जो लेंथ निकली होगी
मान लो पहले डायगोनल की लेंथ मैं लिखता हूं क्या कि d1 स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आई एम राइटिंग। तो सेकेंड डायगोनल की जो लेंथ आएगी d2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये d2 स्क्वायर है, इट इज योर d2 स्क्वायर। तो d2 स्क्वायर का रिजल्ट हमने कर दिया। तो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये ध्यान देना है। तो आपका पैरेललोग्राम लॉ से यही बताना होता है कि सेकेंड डायगोनल इज सब्ट्रैक्शन, ये फर्स्ट डायगोनल इज सम। और एक चीज और होती है कि यहाँ पे जैसे मान लो हमने कहा कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है। अभी लग रहा है कि डायगोनल d1 बड़ा सम के लिए दिख रहा है और छोटा वाला डायगोनल किसके लिए होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। बट इट कैन रिवर्स ऑल्सो, इट कैन बी अपोजिट ऑल्सो। इसका अपोजिट सेंस भी आ सकता है। अपोजिट सेंस मतलब जब थीटा की वैल्यू क्या आ जाए मोर देन 90 डिग्री। जब थीटा मोर देन 90 डिग्री होगा तब क्या होने लगेगा कि जो छोटा डायगोनल सम हो जाएगा और बड़ा डायगोनल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और इक्वल टू 90 डिग्री पे बोथ द डायगोनल्स विल बी इक्वल इन लेंथ। तो वो वाली बात को भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो आई विल शो हाउ इट इज, ठीक है। तो यहां से मैं अगला प्रूव करूंगा कि अगर थीटा 90 डिग्री फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये पैरेललोग्राम मेरा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो दिस पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, जस्ट सी। तो थीटा 90 डिग्री देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। आई नो दिस इज ऑल्सो वेक्टर बी। तो आप जानते हो इसका जो रिजल्टेंट सम आ गया इट इज दिस। रिजल्टेंट सम जो सी की वैल्यू आगे क्या आ गई आपकी, ए प्लस बी। अब सेकेंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम देखिए, अगर मैं सेकेंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम को यहां से दिखाता हूं, जस्ट सी इट इज दिस। इसको मैं अगर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दूं, सेकेंड डायगोनल को मैं ऐसे दिखा दूं, जस्ट सी इट इज दिस। सेकेंड डायगोनल इससे दूर जा रहा है, देखो बी से दूर गया, ए के पास गया, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ए माइनस बी। ए माइनस बी से दूर आया तो ये क्या आ गया, सी डैश। अब ये इसके दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल होंगे। बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल बिकॉज हियर थीटा इज 90 डिग्री। और ये रेक्टेंगल आ गया, तो रेक्टेंगल के केस में थीटा 90 डिग्री आता भी है। हमने उधर अभी एक प्रूव भी किया था कि दोनों डायगोनल की जो लेंथ आप लिखोगे तो d1 स्क्वायर इक्वल टू d2 स्क्वायर, दोनों को इक्वल करो तो हम क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ऑल्सो इक्वल टू d2 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों इक्वल हो गए। दोनों इक्वल हो गए तो यहां से मैं क्या कह पाऊंगा, देखिएगा प्रूव करिए। तो 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा विच इंप्लाइड 4ab cos थीटा वैल्यू है 0। दिस इंप्लाइज cos थीटा एज 0 विच इंप्लाइज थीटा एज 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री ये प्रूफ कर रहा है। तो जब भी आपके दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल है, रेक्टेंगल की बात होगी, वो रेक्टेंगल और स्क्वायर ही होगा और कोई केस नहीं बनेगा। तो ये भी चीजें हमने यहां पर देख ली। तो इट वाज फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ में मैं दूसरा क्या प्रूव कर दिया, सब्ट्रैक्शन वाली बात भी कर दी। और रिजल्टेंट कैसे बनते हैं, ऑल दैट वी कैन सी। सिंपली यू सी आई हैव टेकन द ट्रायंगल लॉ ओनली, कि इस पैरेललोग्राम में मैंने दो ट्रायंगल को स्प्लिट कर दिया डायगोनल के ऊपर नीचे, करेक्ट। तो ये फॉर्मेशन आ जाता है। अब इसके बाद वंस वी आर डन विद दिस पैरेललोग्राम लॉ, इसके बाद हमारा अगला केस जो आता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी पढ़ सकते हैं। वहीं पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कंप्लीट हो जाएगी, करेक्ट। तो हम लोग पॉलीगॉन मतलब एनी रेगुलर साइड, तो ये ध्यान दीजिएगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे देखा जाए। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें कुछ और नहीं है, बस हम लोग रिजल्टेंट कोई भी एक क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्मेशन करेंगे, साइक्लिक फॉर्म में ले लेंगे, उसका रिजल्टेंट हम 0 कर दें और वहीं से सारे रिजल्ट आ जाते हैं। बिकॉज वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर सम जब हम करते हैं तो इसका बेसिक पॉइंट ये होता है, मान लो आपके पास 10 वेक्टर हैं तो और हेड टेल हेड टेल हेड टेल ऐसे जुड़ते जा रहे हैं।
एक के हेड जहां फिनिश हुआ सेकंड का टेल शुरू हुआ, सेकंड का हेड जहां फिनिश हुआ थर्ड का टेल शुरू हुआ, लाइक दैट। तो अगर हेड टेल कॉम्बिनेशन ले जा रहे हैं, इफ दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज्ड पॉलीगॉन लाइक दैट, तो वहां पर रिजल्टेंट पहले का टेल और लास्ट का हेड अगर ज्वाइन कर गया तो क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा। तो इससे मालूम है यहाँ पे क्या करता हूं, से इट इज द वेक्टर ए, ये वेक्टर बी आ गया मेरे पास, देखिए ये वेक्टर सी आ गया, ये वेक्टर डी आ गया, ये वेक्टर ई आ गया, और ये वेक्टर एफ आ जाता है। अब देखिए ये दिस इज पॉलीगॉन सिमिलर टू कुछ हेक्सागोन जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 साइड हैं। तो आप कह सकते हो कि पहले वेक्टर का, आप देखो यहाँ पे इन दिस केस, तो व्हाट यू सी, पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड बोथ आर कोइंसाइडिंग। तो वेक्टर सम इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो यहाँ पे टेल और हेड दोनों मैच कर गए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनके बीच का जो गैप सम है वो क्या है, 0 है लगभग। तो आई विल से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ऑल द सम इज 0। तो इन 6 साइड्स का सम यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो अगर इन 6 साइड का सम 0 है, तो मैं ये भी क्या लूंगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ एफ। ये भी तो सही होगा। तो किसी 5 वेक्टर का सम छठे वेक्टर का अपोजिट, ये भी बात सही है। मान लो ये एफ था, तो मेरा माइनस एफ जो जाएगा वो इधर जाएगा, दिस इज द माइनस एफ, यस। तो ये अपोजिट हो गया, तो माइनस एफ क्या हो गया, माइनस एफ हो गया इन्हीं सब का सम। तो अगर रिजल्टेंट सम 0 है, तो कोई भी n साइड्स पॉलीगॉन में होंगे, तो n-1 साइड का सम बचा हुआ साइड ही होगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये 6 थे, तो 6 में किसी 5 साइड का सम छठी साइड होगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे मान लो यहां पर हमने लिखा, मैं ऐसे भी कह सकता था कि b प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, मैंने ए बस हटा दिया यहां पे। तो बी सी डी ई एफ का जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ ए होगा, समझ गए। जो मिसिंग होगा उसको राइट साइड में डाल दो, उसकी अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी रिजल्टेंट की। तो यहीं पे मैं कोई और भी केस ले सकता हूं। मान लो मैं कह दिया ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यहां मिसिंग क्या है, सी, तो माइनस ऑफ सी हो गया। तो यहां पे जो भी सी की डायरेक्शन उसकी अपोजिट कर दो, तो रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। तो दैट इज द बेसिक ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ में यही होता है कि वी फॉर्म ए क्लोज्ड पॉलीगॉन इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, आइदर वी गो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, टेल हेड को जोड़ते जाएं, और किसी भी n-1 साइड का सम बची हुई साइड होगी, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो भी हम लोग या तो कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल लॉ से भी करते जाओ तो भी आ जाएगा, बट हमने एक पैटर्न दे दिया, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ में बस यही ध्यान देना है आपको। अब पॉलीगॉन लॉ से थोड़ा फायदा क्या होता है, यहां से हम कुछ रिजल्ट क्या बनाते हैं वो भी ध्यान देना। इससे कई बार होगा कि किसी प्लेन में n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स आर कोप्लेनर, वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो कहां से प्रूव होता है, पॉलीगॉन लॉ से ही प्रूव होता है। मतलब कि अगर मेरे पास इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का सम अगर 0 है, इफ सम ऑफ सम सर्टेन नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए प्लेन इज 0, मीन्स ऑल द वेक्टर्स आर ए कोप्लेनर। क्योंकि एक प्लेन के सारे वेक्टर्स का सम 0 हो सकता है। इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स है 0, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी ई एफ आर कोप्लेनर। ये लोग क्या है, कोप्लेनर भी है। अगर उनका वेक्टर सम 0, तो ऑल द पार्टिसिपेटिंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी आप यूज कर पाते हो, करेक्ट। इफ वेक्टर सम इज 0, ऑल द वेक्टर्स आर कोप्लेनर ना। लेकिन कोप्लेनर है तो सम होना कोई 0 नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो वैसे वर्सा इज नॉट ट्रू, बट एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी आपको कई जगह हेल्प कर देगी, ठीक है। तो इसका भी ध्यान देना है
कि कुछ वेक्टर सम लॉ ऐसे कैसे आ गए। फिर मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि जब हम वेक्टर्स में ऐसे देखते हैं कि देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज, दे हैव मैग्नीट्यूड, दे हैव डायरेक्शन, बट स्टिल दे आर नॉट वेक्टर। तो देखो उसमें दो चीज़ बता दी। एक तो इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल लिया था हमने कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, आपका स्केलर है, जबकि उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। एंगल थीटा पे उसका रिजल्टेंट वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो मैं उस चीज को थोड़ा सा फिर से एक बार डिस्कस कर दूं कि इलेक्ट्रिक करंट, पॉलीगॉन लॉ तो हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर डिस्पाइट ऑफ हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Because it does not follow the triangle law of addition. Because it does not follow the triangle law of vector addition. मतलब रिजल्टेंट करंट थीटा डिपेंडेंट नहीं हो रही है। तो वो बात आप यहां पे कहते हैं, वो बात आप यहाँ पे कहते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी कहा ना, पैरेललोग्राम लॉ से भी दिखाया था कि मान लो मेरे पास एक वायर है, इस वायर में करंट इधर जा रही है 3 एम्पियर, और इस वायर में इधर जो करंट जा रही है वो मान लो 4 एम्पियर जा रही है। एंड दिस टू वायर्स, ये जो दोनों वायर्स हैं इनका जो रिजल्टेंट है, इफ दे आर एट 90 डिग्री, तो आप जानते हो इफ दे आर एट 90 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, इधर जाएगा। अपोजिट में नेट सेंस को जीरो करने के लिए तो मैं इधर ले लिया। तो अगर ये इधर जा रहा है तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ये 5 एम्पियर आएगा अगर वेक्टर होता तो। लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर 5 एम्पियर नहीं आता है, ये 5 एम्पियर क्या आता है, 7 एम्पियर आता है। तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो दिस करेंट इज नॉट योर दिस 7 एम्पियर, बट 7 एम्पियर आता है, लेकिन ये 5 एम्पियर होना चाहिए, तो इसको नहीं शो करता है, ये 7 एम्पियर ही दिखाता है। तो थीटा डिपेंडेंट इसकी बात को नहीं कह पाता। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया, क्या हो गया, वो स्केलर है। तो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी मिलेंगी जहाँ पे आपको ऐसा आ सकता है, करेक्ट। तो उसमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि हम वायर है, वायर का आप एंगल बदलते जाओ। फिर से मान लो कहते यहाँ पे 3 एम्पियर था, ये फिर से आपका 4 एम्पियर आ गया, आपने थीटा यहाँ पे 60 डिग्री कर दिया बियॉन्ड दिस, फिर से। लेकिन यहाँ पे जो करंट जाएगी अगर आप देखोगे तो रिजल्टेंट की बात अगर हम करते हैं तो अगर ये इधर आ रहा है तो दिस इज अगेन 7 एम्पियर, करेक्ट। 7 एम्पियर दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर मैं दिखा दूँ तो थोड़ा ध्यान रखा, अगर ये इधर जा रहा है तो दिस इज इट विल गो लाइक दिस, इधर नहीं होगा, ये ऐसे आएगा। तो ये 7 एम्पियर दो पार्ट में क्या कर गया, स्प्लिट कर गया। तो जब भी स्प्लिटिंग रिजल्टेंट की बात हो रही है तो 60 डिग्री हो, या मैं कह सकता हूं ये एंगल आपका 45 डिग्री हो, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो भी मान लो यहाँ पे 4 एम्पियर करंट जा रही है, इधर आपका 3 एम्पियर है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 7 एम्पियर ही आएगा। तो थीटा के फर्क करने से रिजल्टेंट एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान देना, आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी कि दिस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो करता है सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें एक कौन है, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां तक तो हो गया। कुछ जनरल टर्म्स और भी होते हैं, मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ होते हैं यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। तो व्हाट आर द यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स, उसको भी मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो देयर आर सम यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। हमने यूनिट वेक्टर की बात तो कर ली थी, तो लेकिन कुछ उसमें यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इसका भी हमको ध्यान देना है। तो यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा एंड दे हैव गिवन द वैल्यूज आई कैप होता है, एक जे कैप होता है, एक के कैप होता है। तो ऑलरेडी देखो इनको हम कह रहे हैं क्या, यूनिट, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। और इसकी डायरेक्शन बस आप स्पेसिफाई कर लेना, आई कैप जो होगा
और प्लस आई कैप है तो इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप जो होगा इट इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। के कैप जो होगा इट इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो वेक्टर्स एक्स वाई जेड एक्सिस पे ऐसे चले जाएंगे। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो यू कैन सी लाइक दिस। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर आ गया आपके पास क्या, जेड एक्सिस ना। ऐसे अरेंजमेंट आप बना सकते हो 3D प्लेन में। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस एक्स एक्सिस पे इधर जो डायरेक्शन होगा वो क्या जाएगा, प्लस आई कैप यूनिट वेक्टर। इधर वाले पे क्या जाएगा, प्लस जे कैप, और इधर आ जाएगा क्या, प्लस के कैप। लाइक दैट इट हैपेंस। आप इसी में डायरेक्शन अगर रिवर्स करना चाहते हो तो माइनस आई कैप जो होगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा। इस माइनस आई कैप इज फॉर निगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे कैप निगेटिव वाई एक्सिस, माइनस के कैप निगेटिव जेड एक्सिस। तो करस्पॉन्डिंगली माइनस आई माइनस जे माइनस के होगा। और इसमें एक और क्या बात होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप या मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप या मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इट इज ऑलवेज 1। ये वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसके साथ कोई असाइंड यूनिट नहीं होती है। यूनिट तो आपकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उस तरह से हम लोग लिख पाएंगे। जैसे मान लो मैं कहता हूं, यहां पे एग्जांपल लेता हूं, सम वेलोसिटी v1 इज 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप। मतलब दिस वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड इज 6 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसका v1 कैप लिखूं, इसका यूनिट वेक्टर, तो वो क्या कहोगे, 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आई कैप। तो v1 कैप अलग चीज है और आई कैप उसमें क्या बता रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे मैं लिख दिया सही समवेयर v2 वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप। नाउ सॉरी, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप की जो बात मैं कर रहा हूं, तो यहां पर आप क्या कह पाओगे, देखो माइनस जे कैप तो निगेटिव वाई एक्सिस पे चला गया और मैग्नीट्यूड इसका क्या रहेगा, 3। तो मैग्नीट्यूड इज 3। तो आप उन सब बातों को भी यहां पे ध्यान दे सकते हैं कि 3 इसका मैग्नीट्यूड है और माइनस जे कैप इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। तो इसकी जो डायरेक्शन है आप कह पाओगे दिस डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो कुछ यूनिट वेक्टर्स ऐसे भी हमारे यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स कहे जाते हैं, इनकी डायरेक्शन फिक्स है, ये आई कैप जे कैप और के कैप पे ही रहेगा। इस तरह से भी कई बार वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसके अलजेब्रिक फॉर्म वाले में एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात भी कर सकता हूं इफ वी हैव दिस आइडिया, करेक्ट। तो इसमें हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा चेक करते हैं हम लोग, समझ गए। तो सपोज आई से, अब इसमें एडिशन अलजेब्रिक फॉर्म में जब होता है तो मालूम मेरे पास कोई वेक्टर ए है, प्रेसिडेंट है 3 जे कैप प्लस 2 आई कैप माइनस के कैप, एंड आई हैव ए वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अगर मुझे इसमें ए प्लस बी करना है, आई विल सिंपली डू, आई को आई के साथ जोड़ूंगा, जे को जे के साथ और के को के के साथ जोड़ दूंगा, सिंपल लाइक दैट। जस्ट सी 3 + 1 4 आई कैप, और देखो 2 + 2 ये भी आ गया 4 आई कैप 4 जे कैप, और 3 - 1 क्या प्लस 2 के कैप। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर सी। तो वेक्टर ए और बी से हम सी का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं ये ध्यान देना। अगर मुझे ए माइनस बी करना होता तो वो भी हम सिंपली ऐसे कर सकते थे, ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पे करो, ए माइनस बी 3 - 1 ये 2 आई कैप, 2 - 2 प्लस 0 जे कैप, फिर क्या करें माइनस माइनस, तो -4 के कैप। ये आ गया आपका ए माइनस बी, इसको मैं कुछ सी डैश लिख सकता था, समझ गए। ए माइनस बी सी डैश। अब मैं कह रहा था आपको क्या कि अगर मैं बी माइनस ए करूं, जरा देखो बी माइनस ए करता हूं तो क्या आता है, देखो कम्यूटेटिव वाली बात, ये नॉट कम्यूटेटिव आता है, अपोजिट आएगा। देखिए बी माइनस ए तो 1 - 3 क्या आ गया -2 आई कैप, और ये 2 - 2 तो ये तो 0 आ गया 0 जे कैप, और ये देखो क्या आ गया 3 और प्लस 1 प्लस 4 के कैप। तो ये देखो क्या आ गया, इट इज माइनस ऑफ सी डैश आ गया। तो b माइनस ए इज माइनस ऑफ सी डैश और a माइनस बी वाज सी डैश, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, आप देखिए हम कहेंगे a माइनस बी
इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी हमारे यहाँ पे क्या है, ये सी डैश है, और ये टोटल टर्म क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ सी डैश। तो दिस फॉर्मेशन, ये भी ध्यान देना कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन आपका ऐसे भी बनता है कि हम अलजेब्रिक फॉर्म में उनके आई जे के कैप के फॉर्म में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसी में एक और बात आ जाती है, थोड़ा सा वो भी मैं कर लेता हूँ डिस्कस। जस्ट सी, इफ आई से आपको लिखना है 2a, तो पूरे टर्म को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे देखो, इट विल बी 6 आई कैप प्लस 4, सॉरी 6 जे कैप था आपका, और ये हो गया 4 आई कैप, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास जस्ट सी, और ये आ गया आपका -2 के कैप। ऐसे हम लोग कर लेंगे। ऐसे 3b मान लो मुझे देखना 3b, तो 3b क्या आ गया 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप। हम ए बी सी वेक्टर्स को अकॉर्डिंगली हर एक टर्म को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मालूम है कह दिया यहाँ पे आई से कि 4 ए कैप लिखो, तो थ्रू आउट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या कहोगे आप 12 आई कैप 12 जे कैप यहाँ लिखा है प्लस 8 आई कैप ना, और यहाँ क्या आ जाएगा -4 के कैप। एक रिजल्ट, एक फॉर्मेशन ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वाले पार्ट भी याद रखिएगा। आई को आई में से घटाना है, जे वाले को जे में से, के वाले के में से, लाइक अलजेब्रा में हम लोग करते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड लाइक दैट, 3x प्लस 4y 7z लाइक दैट। उसमें x को x के साथ, y को y के साथ जैसे करते थे, द सेम पैटर्न वी फॉलो हियर। तो दिस वाज फॉर योर एडिशन सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रिक फॉर्म। उसका भी एक आइडिया आपको बना के रखना है, उससे क्वेश्चन भी आसान होते थोड़ा सा बन जाता है, करेक्ट। तो ये भी एक था पैटर्न। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको मैं एक चीज और बताऊं इस वेक्टर्स के तरीके में कि क्या होता है कि दिस वेक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप। दिखाने दो, ये वेक्टर एक होते हैं आपके पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स जो आपने कहा लीनियर वेक्टर जो होते हैं उनको, जो एक स्ट्रेट लाइन में ऐड करते हैं, दे आर कॉल्ड पोलर और लीनियर वेक्टर्स, जो आपने पहले पढ़ा भी था। तो ये पोलर वेक्टर्स में जो लीनियर वेक्टर है किसी एक दिशा में स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है तो वो आप ध्यान देना, एग्जाम्पल में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, p इक्वल टू लीनियर मोमेंटम है, ऑल दीज आर पोलर वेक्टर्स। इनका रिजल्टेंट हैपेंस इन अ स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पे एक और वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, वो भी ध्यान दीजिएगा। एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर दे टॉक ऑफ रोटेशन, इनकी डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग दी एक्सिस होती है। तो एक्सियल वेक्टर्स विल हैपन अलोंग द एक्सिस। तो एक्सियल वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा हमेशा एक्सिस पे करता है, तो इसका हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पे होगा। और दो तरह का रोटेशन होगा, या तो आपका ऐसे रोटेशन होगा तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, या रोटेशन ऐसा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे क्लॉकवाइज। तो दो तरह के रोटेशन होते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज देखो, राइट हैंड आपके पास है तो रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो थंब जिधर गया दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, रिजल्टेंट उधर ही जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज की जो डायरेक्शन होगी अगर आप देखोगे तो हम क्या कहेंगे, द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर होता है। राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, राइट हैंड अपना, रोटेट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन सेंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर। तो इसका कहां आता है, बाहर। और क्लॉकवाइज वेक्टर होगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये इनसाइड होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये इनसाइड द पेज आएगा। तो एक आउटसाइड द पेज है और एक इनसाइड द पेज है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको सही से बताऊं, देखो मेरे पास एक बॉटल है, इस बॉटल को मैं अगर घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये खुलेगा, देखो आई ओपन इट, देखो घुमा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाऊंगा तो देखो ये कैप इसकी खुल के बाहर आ गई, बाहर आ गई।
तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इस प्लेन ऑफ रोटेशन से बाहर आएगा, तो कैप बाहर आ गई। अब देखो बंद करूंगा तो इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो कैप अंदर जाएगी, ये नीचे जा रही है, ध्यान देना नीचे जा रही है, क्लॉकवाइज घुमाया तो अंदर जा रही है। अब देखो पूरा बंद हो गया, अब मैं कैप पकड़ के उठा लिया ना, मतलब पूरी बंद हो चुकी है। तो ये बंद हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये नीचे गया था कैप, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा, देखो फिर से दिखा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो खुलेगा, कोई जादू नहीं है, बस देखो खुल रहा है। अब मैं देखो खुल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बाहर आ गई। तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो एक्सिस पे होता है। तो जो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमारा एक्सिस पे जाता है तो दे आर कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स के एग्जाम्पल जो होते हैं रोटेशन वाले होते हैं। तो रोटेशन में एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल वेक्टर्स अगर आप देखोगे तो दैट वैल्यू यू कैन सी, करेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल में आप देखो, एक होता है टॉर्क, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, फिर एक होता है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर आपको होगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, फिर हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे, दे आर कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर्स, जो एक्सिस पे एक्ट करेंगे। इसी में छोटा एंगल जो थीटा होता है, डी थीटा एंगल, ये वेक्टर होता है, डी थीटा एंगल इज वेक्टर, और लार्ज एंगल थीटा इज नॉट वेक्टर, दैट इज स्केलर। मतलब डी थीटा एंगल इज वेक्टर, मतलब कि मैं कहना चाहता हूं कि थीटा लेस देन 10 डिग्रीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्रीज, ये जो थीटा होगा ये वेक्टर होगा। बट थीटा मोर देन 10 डिग्री मतलब कि मान लो 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसमें दिशा तो होगी बट इट इज टेकन एज स्केलर। तो छोटा एंगल थीटा जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर, और लार्ज एंगल थीटा जो होता है वो क्या होता है, स्केलर। रोटेशन की बात तो बता ही दी। तो एक्सियल वेक्टर्स में ध्यान देना कि ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों छोटा एंगल थीटा आपका वेक्टर है और लार्ज एंगल थीटा क्या हो गया, स्केलर हो गया। समझाते हैं ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज लार्ज एंगल थीटा जो होगा वो डायरेक्शन की बात नहीं, मतलब कम्यूटेटिव लॉ की बात को नहीं सही कर पाता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज नॉट फॉलोड इन लार्ज एंगल थीटास। जब थीटा लार्ज होगा तो ये फॉलो नहीं होता है। तो कैसे, मैं अभी प्रूव करता हूं। देखो आई कैप जी कैप की बात कर दी, तो मैं कह रहा हूं कि डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इज इक्वल टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1। ये कम्यूटेटिव लॉ है। मालूम है, कह दिया कहीं पर रोटेशन के जो सेंस में किया, 2 डिग्रीज आई कैप प्लस 3 डिग्रीज जे कैप ना, ऐसे लिखा, इज ऑल्सो इक्वल टू 3 डिग्रीज जे कैप प्लस 2 डिग्रीज आई कैप। तो ये सही पाया गया। मतलब हमने कम्यूटेटिव ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर लिया डायरेक्शन वाइज। अब मैं यही चीज करने जाऊं, 90 डिग्री आई कैप प्लस 90 डिग्री जे कैप इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री जे कैप प्लस 90 डिग्री आई कैप। ये इक्वल नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता है। इसको मैं प्रूव करूंगा कि कैसे 90 डिग्री आई कैप प्लस 90 डिग्री जे कैप इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री जे कैप प्लस 90 डिग्री आई कैप। अब आप देखिए, हम आई कैप और जे कैप की जब बात कर रहे हैं तो आई नो फ्रॉम द डायग्राम, यू नो दिस इज आई कैप एक्स एक्सिस एंड दिस इज जे कैप ऊपर की तरफ। तो मैं इसमें 2 रोटेशन की बात करूंगा और आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि क्यों ये 90 डिग्री आई कैप और जे कैप ये बात हो रही है। सी, तो ये बुक है मेरे पास और इस बुक पे फिजिक्स की बुक है, तो ये ऐसा कुछ है। मैं देखो इसको 2 रोटेशन दूंगा, आई कैप और जे कैप वाले, और प्रूफ कर दूंगा कि देखो ये दोनों, ये वाले इक्वल नहीं हो रहे, ये तो थोड़ा सा मैकेनिकली उतना सही नहीं हो पाएगा। इसको मैं प्रूफ करूंगा कि ये क्यों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करा। तो देखिए ये बुक है आपके पास, फिजिक्स लिखा हुआ है, और मैं इसको, दिस इज द एक्स एक्सिस, मैं इधर इसको रोटेट करूंगा। तो मैं इसको एक बार एक्स एक्सिस पे रोटेट करूंगा तो ऐसे, और एक्स एक्सिस जाएगा। मुझे वाई एक्सिस पे रोटेट करना तो थंब इज अप, तो मैं ऐसे घुमाऊंगा तो अब वाई एक्सिस पे जाएगा। तो दोनों का रोटेशन का सेंस देखो, मैं इस बुक को रिजल्टेंट में दिखाऊंगा। पहला एक्स एक्सिस का रोटेशन ताकि इधर जाए, जस्ट सी एक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पे घूम गया, ये 90 डिग्री घूम गया। अब मैं वाई एक्सिस पे रोटेट करूंगा लाइक दिस, वाई एक्सिस। अब चेक करिएगा, मैं वाई एक्सिस पे घुमा दिया, घुमा देखो 90 डिग्री से वाई एक्सिस पे ऐसे, तो रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। तो फाइनल रिजल्टेंट इज दिस,
थिकनेस ऑफ बुक दिख रही है और बुक क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल होगी, और ये थिकनेस आपको आपके यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें क्या हुआ, पहला आई कैप पर रोटेशन और दूसरा जे कैप पर रोटेशन। इसको मैं वापस ले आता हूँ, फिर से बुक को इधर लाता हूँ। अब उल्टा करूंगा, देखना। अब मैं 90 डिग्री क्या करूंगा, जे कैप पहले, तो देखो जे कैप इधर जाना तो मैं ऐसे घुमाऊंगा, लाइक दैट, जस्ट सी। तो 90 डिग्री ऐसे घुमा तो मैं ऐसे घुमाया, देखो ध्यान दो, दिस 90 डिग्री जे कैप। अब मैं घुमाऊंगा 90 डिग्री आई कैप, जस्ट सी, 90 डिग्री आई कैप ऐसे वाला। अब घुमाओ 90 डिग्री आई कैप, बुक का क्या आ गया, ये आ गया जे कैप प्लस आई कैप में। पहले क्या आया था, ये आया था। दे आर नॉट सेम। सो लार्ज एंगल थीटा इज नॉट वेक्टर और स्मॉल एंगल थीटा इज वेक्टर। छोटे छोटे एंगल में जाओगे तो वो दिख जाएगा बराबर। अब कहोगे 2 डिग्री 3 डिग्री घुमाओ, तो मैकेनिकली हाथ से घुमाना तो आसान नहीं है, बट विद एनी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट एंड गाइडेंस यू कैन प्रूव कि यस दे आर सेम एंड हियर इट इज नॉट सेम। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स और ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पॉलीगॉन लॉ, all that I have done. In these 2 lectures I have completed your vectors का addition and some of their properties. Next happens कि इसमें हम कुछ और चीजें करेंगे, say product of vectors, scalar product and vector product. So that is for the next lecture, उसमें हम लोग करेंगे। और इस वेक्टर की में क्वेश्चंस आप कोई भी जो स्टैंडर्ड बुक है उससे करिए, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उससे भी कर सकते हो। बुक वाइज मैं कह दूं तो आपको देखो एनसीईआरटी तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज रिक्वायर्ड। बियॉन्ड दैट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो एसएलआर हो रहा है आपके लिए ठीक रहेगा फॉर सीबीएसई बोर्ड। एंड अगर आपके कंपटीशन के लिए तो एससी वर्मा और सिंगेज की बुक लोग लेते हैं, वो भी कर सकते हो। बट बियॉन्ड दैट प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन दे आर गुड एनफ। अब कोई 5 साल देखो हर साल इतने पेपर आ ही रहे जेईई मेंस वाले, तो उसमें क्या 50 पेपर कर लो, दैट इज सफिशिएंट। तो 2-3 साल के पेपर आपने कर लिया तो दैट विल गिव यू एनफ क्वेश्चन बैंक। तो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, थिंग्स विल सर्टेनली इम्प्रूव। और हर एक दिन का एक टारगेट बनाओ कि मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं। और उसमें मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट जो 11th में आ गया है तो अब उसको रोज अभी कम से कम 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करे पर डे, 30 से वो 50 तक जाए, और 12th में आते आते 50 से 75 तक चला जाए। तो पर डे अगर क्वेश्चन बैंक अच्छा स्ट्रांग बनाओगे तो सर्टेनली यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट। थैंक यू, बाय। हाँ सर, वो कंप्यूटर का पिन मांग रहा है। हाँ 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 सर, एंड स्ट्रीम कर देता हूँ, ठीक है सर। थैंक यू सर।